बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात किस जानिब बढ़ रहे हैं। हालात और वाक़यात बड़े दिलचस्प हैं जी। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको कुचलना है, वो कुचले नहीं जा रहे। और पाकिस्तान की आवाम जो सबसे बड़ी रुकावट है, हर दरवाज़ा बंद करके देख लिया, हर दरवाज़ा बंद करके देख लिया। फाशिस्ट सोच, फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी, आमरीत, डिक्टेटरशिप, मार धाड़, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पमाल, सब कुछ करके देख लिया। बच्चों को पकड़ के देख लिया, ख़वातीन को, बुजुर्गों को, और रेड करके देख लिया। सब कुछ करके देख लिया, वीडियोस बना के देख ली, मार मार के देख लिया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बाज नहीं आ रहे और उन्होंने अपनी ज़िद बना ली है। और वो ज़िद बिल्कुल सही है। वो ज़िद किसके कहने पे बनाई? वो ज़िद आप ही के कहने पे बनाई, क्योंकि आप और हम सब मिलकर पिछले 30-35 साल से जो बता रहे थे, उसके उलट आपने कर दिया है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है। एक यू टर्न लिया है, फौरी यू टर्न लेके पतली गली से निकल दिए। और पाकिस्तान के अवाम वो हैं, वो भूलने नहीं पा रहे, उनको बहुत अच्छी तरह याद है। उसकी रीज़न बहुत ही सॉलिड रीज़न है जी, और वो ये है कि शऊर आ चुका है। 3-4 एक-एक करके मैं अखबारें आपसे शेयर कर दूंगा। और क्योंकि मामला किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, अभी भी वक्त है कि संभला जाए और मामला को अकॉर्डिंगली डील किया जाए। सूरत हाल है कि लम्स मीडिया को दबा के देख लिया, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सबको बंद करके देख लिया। सेंसरशिप है बदतरीन किस्म की। और इसीलिए टेलीविजन चैनल्स से लोग कोसों दूर हो गए हैं, उनकी व्यूअरशिप कम हो गई है और व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे। टीवी देखना छोड़ गए हैं लोग, अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं या डिजिटल मीडिया पे आ गए हैं, जहाँ से उनको खबर मिलती है और एक्चुअल सिचुएशन मिलती है। क्योंकि बाहर तो जो इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का हाल है, वहाँ पे तो आपने इमरान खान साहब जो हैं वो सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं, उनको तो कह दिया है कि बस यूँ समझे कि ये है ही नहीं, उनका तो नाम ही नहीं लेना। हाँ, अलबत्ता उनके खिलाफ आप जो मर्जी करें, बेशुमार किस्म का प्रोपेगेंडा करें, कोई नहीं रोकेगा। जितना मर्जी गंद उछालें, कोई नहीं रोकेगा। और इसमें अखलाकियात, कोई कानून, कोई आइन, जो मर्जी धज्जियां उड़ाएं, कोई नहीं रोकेगा। और उन जजेस को भी आप जो मर्जी कहें, ऑनरेबल जजेस को जो दूसरा ख्याल रखते हैं, उनको भी जितना मर्जी आप रखे दें, आपको कोई नहीं रोकेगा। और आर्मी के भी उन अफसरों, जवानों, जर्नैलों को जो थोड़ा सा इधर टिल्ट रखते हैं, और उनको आप जो मर्जी कहें, आपको कोई नहीं रोकेगा। कोई कौमी सलामती का मसला पैदा नहीं होगा, कोई ईगो का मसला नहीं पैदा होगा, क्योंकि वो फरीक मुखालिफ और मुखालिफ सोच रखते हैं, इसलिए वो अपोजिट सोच रखते हैं, वो काउंटर नैरेटिव रखते हैं, उनको हमने नहीं पूछना। इवन सूरत हाल ये है कि जब आप एक्स जो पॉलिटिशियंस हैं, जो किसी ना उनका दर है, ना ये इस दर के हैं, ना उस दर के हैं, उनके जरिए जब आप धमकियां दिलवाएंगे सर्विंग्स को, सर्विंग ऑफिसर्स को और सीनियर ऑफिसर्स को, तो उसके बाद पीछे रह क्या जाता है? फिर कहाँ गया डिसिप्लिन और कहाँ गया सब कुछ? अगर किसी ने जुर्म किया है तो सीधा सीधा उसको पकड़ें और पकड़ के अपना जो सिस्टम है एक मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रायल करें। अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर ये जो इररेलेवेंट लोग हैं, गैर मुताल्लिक लोग हैं, और ये प्रॉक्सीज जो हैं, इनके जरिए सीनियर्स को, सीनियर मोस्ट ओहदों पर मौजूद लोगों को धमकियां दिलवाना, और वो भी मीडिया के जरिए आके, ये बहुत खतरनाक रुझान है। ये फैलता है फिर, और जब ये फैलता है तो ये फिर काबू में नहीं आता। बहरहाल उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं किस खतरनाक रुझान की बात कर रहा हूँ। बहरहाल इसी तरीके से लम्स के तलबा ने, ये ज़रूर मैं बात करूँगा, लम्स के तलबा ने बहुत ही शराफत से, बहुत ही धीमे अंदाज में, एक एटिकेट्स के साथ निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब से कुछ सवालात कर लिए। अनवार काकड़ साहब गए और वहाँ पे सेशन हुआ क्वेश्चन आंसर का, और ये बाजा साहब को भी बहुत शौक था, वो भी बहुत जाते होते थे। तो आखिरी जो सेशन उन्होंने किया था, वो जब बहुत ज़्यादा हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था, तो रिटायर्ड जो हैं फौजी अफसरान और जवान, उनको बुलाया था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त सवालात किए थे, तो बाजवा साहब के पास उस सवालों का कोई जवाब नहीं था। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आए तो फिर वो सारे के सारे ऑफिसर जो हैं उनको कर दिया गया, उनका मुंह बंद कर दिया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई, सब कुछ कर दिया गया। ये भी हुआ है। तो अब की क्या सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम। तो बहरहाल ये सारा जो है किया जाता है। अब जो स्टूडेंट्स, उन्होंने लम्स के स्टूडेंट्स हैं, वो आप सारे बैकग्राउंड से वाकिफ हैं, उन्होंने सवाल पूछा। सवाल किस पे पूछा जी? उन्होंने सवाल पूछा मईशत,
मईशत पे सवाल पूछा। उन्होंने वजीर आजम से पूछा कि मईशत इतनी ख़राब है और आप दौरे करते फिर रहे हैं, आप यहाँ लेने क्या आए हैं, आप क्या हमें बताना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन 90 दिन के अंदर, ये पूछा उन्होंने। और इस्लामाबाद के स्टूडेंट को अगर कराची में होने वाली धांधली का पता है मेयरशिप में जो हुई, उन्होंने सादा सवाल पूछा कि उनके वोट ज़्यादा थे जो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेयर बन गया पीपल्स पार्टी का मिनॉरिटी का, तो क्या वैसे ही इलेक्शन जो है आप जनरल करवाना चाह रहे हैं? ये सवाल इनको बुरा लगा। कराची धांधली से मुतालिक देर से आए, ये सवाल किया गया और ये बहुत बुरा लगा। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ सवालात उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड से किए। अब मैं हैरान हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान में जो बहस चली रही थी, सोशल मीडिया पे एक टॉपिक था, उस पर डिबेट हो रही थी और सब कुछ हर कोई अपना अपना, लेकिन हैरानी हुई कि अनवार काकड़ साहब कितने इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है कि उनके लिए, यानी कि स्टूडेंट्स को स्नब करने के लिए अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, बैरून मुल्क बैठे लोगों से मदद लेना पड़ी और उनको कहा कि जनाब जाएं और जाके ट्रोलिंग करें तलबा की। आप इससे तसव्वुर करें कि तलबा की ट्रोलिंग करवाई जा रही है कि उन्होंने सवालात क्यों पूछे, और सिर्फ सवालात इसलिए। तो इससे मैं यही कहूँगा, और भी बहुत सारे लोग हैं वो अचानक हुए और मैंने जाके अकाउंट्स जाके देखे तो वो अकाउंट्स भी जो बहुत बेशतर अकाउंट्स जो हैं वो ताज़ा बने हुए हैं, फ्रेश अकाउंट्स हैं। किसी के 10 फॉलोअर्स हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 15 हैं। ये लगता है कि नई फोर्स जो है वो रिक्रूट की गई है और ये अकाउंट्स वगैरह बना के तो ये काम शुरू किया गया है। तो ये सिचुएशन है जी तलबा के मामले में। तो मेरा ख्याल है कि तलबा ने तो सही सवाल पूछा। हुसैन हक्कानी साहब से मेरा हुआ भी एक मुकालमा भी हुआ ये एक्स पोस्ट पे साहब का ट्विटर पे, तो वहाँ पे भी उनसे भी यही बात की कि जनाब आप तो माशाल्लाह से जमात इस्लामी से फिर मुस्लिम लीग नवाज IJI और वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो सारी मोहतरमा के खिलाफ जितनी कंपेन जो थी वो तैयार की गई थी, वो सारे का सारा मॉडल स्ट्रेटजी पेपर सारा हुसैन हक्कानी साहब ने तैयार किया था। और उसके बाद वो अब अगर तलबा को ये कहें तो मैं हैरानी होती है। उसके बाद वो हक्कानी साहब चले गए, पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए और फिर लास्टली जो इमरान खान साहब ने, गवर्नमेंट ने कहा कि वो बाजवा साहब के साथ थे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और खबर कि किस तरीके से अकोमोडेट किया जा रहा है, अकोमोडेशन किस तरीके से हो रही है। वो एक तो जो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद ही तस्लीम कर लिया। सारी डिटेल में मेन चैनल पर बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं जी नैब का कानून, नैब तरामीम, वो फैसला आया, नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया। 1400 अरब मालियत के मुकदमात खुल चुके हैं, वो एहतसाब अदालतों में काम कर रहे हैं, उनका ट्रायल शुरू हो रहा है। उसमें नवाज शरीफ साहब का भी शामिल है तोशाखाना, ये जो अभी आए हैं उसमें तोशाखाना में भी उन्होंने अपनी दायमी वारंट जो है वो कैंसिल करवाए और हाजिरी लगवाई। अब अगली हाजिरी पे आना है, तो ये सारे काम होने हैं। तो नैब तरामीम के की समात उनको दोबारा अपील फाइल की गई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और एजाज अल हसन साहब और मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया। उसकी फर्स्ट हियरिंग हो गई। फर्स्ट हियरिंग में मखदूम अली खान साहब तो नहीं थे, उनको कहा भी गया कि एक हफ्ते के लिए आप सस्पेंड कर दें, मुलतवी कर दें कार्रवाई, और उसके बाद जब मखदूम साहब आ जाएंगे तो ये करेंगे। लेकिन फिर भी ये सब के बावजूद कल फर्स्ट हियरिंग हुई और फर्स्ट हियरिंग में मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए गए और उन सवालों से यही लगता है कि नैब तरामीम जो पार्लिमान ने की थी उनको बहाल कर दिया जाएगा और इस तरीके से ये जो मुकदमात दोबारा खुले हैं वो मुकदमात दोबारा बंद हो जाएंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच ने, जिसकी सरबराह कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, उन्होंने वो कर दिया, मशरूत कर दिया, यानी हतमी फैसले करने से एहतसाब अदालतों को रोक दिया है। उन्होंने एक तरह का स्टे ग्रांट कर दिया है कि आप कोई भी हतमी फैसला नहीं करेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन का फैसला नहीं आ जाता। तो लिहाजा ये भी एक मामला जो जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये तरामीम भी वापस होनी है, तो लगता यह है कि ये तरामीम अब बहाल हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फुल बेंच का 3 मेंबर्स का वो कलअदम हो जाएगा और उसको अनडू कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है
ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سویلینس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو اور جو پہلے فیصلہ آیا ہوا ہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ وہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، 4-1 سے آیا تھا، اس کا بھی اس بات کا خدشہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل فیاض چوہان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی تفصیلی پریس کانفرنس، اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان تحریک انصاف کو اور ان تمام لوگوں کو جو سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو چیلنج کر رہے ہیں، جو ان کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو بھی فیاض چوہان صاحب تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، سخت ترین تنقید، اور اس میں وہ ماضی کی مثالیں دے رہے تھے کہ جناب پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت اعتزاز احسن صاحب کہاں تھے جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ٹرائل ہو رہا تھا، سویلینس کا 25 سویلینس کا ٹرائل ہوا تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت آئین میں ترمیم کی گئی تھی محدود وقت کے لیے اور مشروط کر دیا گیا تھا ایک خاص پس منظر میں، اور اس کی ایک دفعہ پھر توسیع ہوئی۔ وہ ترمیم، وہ قانون ختم ہو چکا ہے جس کے تحت فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کیا جاتا تھا۔ وہ قانون 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے تھا، وہ پینڈنگ مقدمات بنے تھے، ان کو کرنا تھا، دہشت گردوں کے خلاف تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے فیاض چوہان صاحب نے پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب کی ذات پہ کیچڑ اچھالا۔ تو اس سے یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ بھی پس پردہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کو بحال کر دیا جائے اور اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دلوایا جائے اپیل کے ذریعے، جس کا مجھے امکان بہت کم لگتا ہے، بہت کم لگتا ہے، کیونکہ اس میں پیٹیشنر سابق چیف جسٹس خواجہ جواد خواجہ صاحب تھے، چیف جسٹس پاکستان، وہ آئے تھے، چودھری اعتزاز احسن صاحب آئے تھے، عمران خان صاحب آئے تھے، دیگر آئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے معاملہ جو ہے 9 مئی کی مقدمات میں ان کو ٹرائل کرنا مقصود ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی رہنما ہیں جیت پاکستان تحریک انصاف جن کے نامینیشن تھی، جو نامینیٹ تھے 9 مئی میں اور جن کو اشتہاری قرار دیا ہے، وہ سب کے سب جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بری ذمہ اور کلین چٹ دی جا رہی ہے۔ یہی ہے 9 مئی کی حقیقت اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔